सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे आयरन की, और जिस्म में अगर हम बात करें तो कई अहम काम सर अंजाम दे रहा होता है। इसके ज़रिए जिस्म को ऑक्सीजन की मुंतकली होती है और फिर पट्ठों की नकलो हरकत होती है। फिर जिस्म में खून की कमी की सबसे बड़ी वजह जो है वो आयरन की कमी ही होती है। हाँ जी, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 800 मिलियन खवातीन आयरन की कमी में मुब्तला है, जिसके बड़े हिस्से 51% का ताल्लुक तरक्की पजीर एशियाई ममालिक से है, जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तानी खवातीन खून की कमी का एक बड़ा हदफ है। बिल्कुल, माहिरीन के मुताबिक कम उम्री में शादियां, माकूल वक्फे के बाद के बगैर जल्द हमल और गुर्बत के बायस मुनासिब खुराक की अदम दस्तियाबी जो है वो खवातीन में खून की कमी का बायस बनती हैं। जिसमें अगर हम बात कर लें कि जो एक्सपेक्टेड खवातीन होती हैं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी सेहत दाव पर लगती है बल्कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको भी जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी होती है, साथ ही साथ उनको माजूरी भी खुदा न ख्वासा हो सकती है। तो ज़रूरत इस अमर की है, बिल्कुल वेट उनका कम होता है, मतलब और भी काफ़ी उनके मसाइल जो है पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ज़रूरत इस अमर की है कि समाजी सतह पर इस हवाले से भरपूर आगाही फराहम की जाए। और फिर हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम जो है हमारे में आयरन की कमी हो गई, ये भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा सुहेल, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़ोहा। सबसे पहले तो हमें बताएं, जिस तरह से रेशो बताई जा रही है पाकिस्तान की ख़वातीन को लेकर, पहले तो बताएं इसकी वजह क्या होती है, क्यों कमी होती है, और फिर हमें पता कैसे लगे कि हमारे में आयरन की कमी हो गई है। बिल्कुल, इसकी वजह जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि जो आयरन की चीज़ें कम खाएगा वो आयरन डेफिशिएंट होगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी रीजंस हैं। बहुत से लोग ऐसे आयरन कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं कि जो आयरन को बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। हमें पता है कि हम आयरन खा रहे हैं, इस चीज़ में आयरन हम खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम ऐसा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं जो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। सो गुड कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पहली रीज़न आ गई कि इनएडुकेट इनटेक, क्या आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम ले रहे हैं। नंबर 2, अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जो उसको अब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहा। नंबर 3, कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे प्रेगनेंसी की बात हमने भी की। तो प्रेगनेंसी में नेचुरली आयरन के लेवल्स बॉडी में कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डेवलपिंग फीटस जो वो मदर से उसके आयरन स्टोर्स ले लेता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर आपकी बॉडी में अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, दोनों केसेस में आपका ब्लड लॉस होगा और ब्लड में पर्टिकुलरली आयरन की कमी जो है वो होती है। सो बेसिक 4 रीजंस खून की कमी के यही है हमारे पास: इनएडुकेट इनटेक, बैड कॉम्बिनेशंस, प्रेगनेंसी और कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर जिसमें आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है। सो अगर किसी को ये सारे मसाइल हैं तो वहाँ पर आयरन की कमी आएगी। अब जब हम आगे प्रोसेस करते हैं कि इसका कमी का पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स नज़र आते हैं कि नहीं नज़र आते। बॉडी सिम्टम्स तब लाती है जब अंदर टोटली आयरन लेवल्स खत्म हो जाते हैं। स्क्रीनिंग इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि अपने बॉडी टेस्ट हर 6 माह बाद या 1 साल बाद आप करवाते हैं, जिसमें CBC एक नॉर्मल सा टेस्ट है, आप करवा लें। आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी कि आपकी बॉडी में आयरन के लेवल्स कम है या ठीक है। सो अगर कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर उसका डायग्नोसिस होगा कि ये एनेमिक है या आयरन डेफिशिएंट है। सो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करते हैं या आप सप्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। लेकिन अगर स्क्रीनिंग में आपके लेवल्स ठीक आते हैं तो आपको कन्फर्म है कि आप आयरन डेफिशिएंट नहीं है। और सिम्टम्स तब आते हैं जब बॉडी टोटली डिटोरिएटेड है। अब जैसे मैं स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ, स्क्रीनिंग जैसे मुझे सिम्टम्स नहीं है लेकिन मैं फिर भी टेस्ट करवाऊंगी कि मुझे क्या कमी तो नहीं है। सो ये एक स्क्रीनिंग है। लेकिन जो लोग डेफिशिएंट होते हैं उनके सिम्टम्स थोड़ी देर बाद आते हैं। बॉडी सिम्टम देर बाद देती है, यहाँ तक कि बॉडी बहुत डेफिशिएंट हो जाती है। अब सिम्टम क्या आता है? सबसे पहले पीली रंगत। लेकिन पीली रंगत को हम जॉन्डिस के साथ भी मिक्स कर देते हैं। बहुत से लोगों को पीली रंगत जॉन्डिस की वजह से हो रही होती है और वो समझ रहे हैं कि शायद हमें खून की कमी है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग दोबारा से इंपॉर्टेंट है कि आपको कंफर्म हो जाए कि पीली रंगत जॉन्डिस की वजह से या खून की कमी की वजह से। क्योंकि जॉन्डिस में भी आपकी आंखें पीली हो रही होती हैं, आपके नेल्स पीले हो रहे होते हैं, स्किन खराब हो रही है। सो यहाँ पर स्क्रीनिंग ज़रूरी है। सो पीली रंगत के बाद बहुत से लोगों को सांस लेने में मुश्किल आ रही होती है, बहुत खींच उनको सांस लेना पड़ रहा होता है। बहुत से लोग बहुत थका हुआ फील करते हैं, डिजीनेस फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खून में जब तक नहीं होगी आपका ब्रेन, आपकी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से बॉडी में सप्लाई नहीं हो सकते जब तक आप आयरन डेफिशिएंट है। क्योंकि आयरन ने हीमोग्लोबिन बनाना है और हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर एक ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन सेल्स को देता है। जब सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखें जो बॉडी में जाके आयरन को
बनाएं ताकि हम इन सिम्टम्स से अब बच वो सकें। कौन सी चीज़ें हैं, मतलब वो कौन सी खुराकें हैं जो हमें लाजमी तौर पर आयरन इनटेक जहाँ से हमारा बढ़ जाए वो लेनी चाहिए? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग वेजिटेरियंस भी हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, ठीक है। तो आयरन एक ऐसी चीज़ है जो हमें दोनों चीज़ों से मिल जाती है, जानवरों से मिल जाती है और पौधों से मिल जाती है। सो अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है तो उसको बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं कि हम अपनी आयरन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, लेकिन भरपूर जो एक आयरन है वो हमें एनिमल सोर्सेज से ही मिलती है, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई आयरन डिफिशिएंट है तो उसको एनिमल सोर्सेज ही लेने चाहिए। इसमें सबसे फर्स्ट पे कलेजी आ जाती है, बट कलेजी के इंटेक हम लोग प्रेगनेंसी के अंदर इतना रिकमेंड नहीं करते। सो प्रेग्नेंट फीमेल्स कलेजी ज़्यादा कंज्यूम ना करें, लेकिन जैसे बच्चे हैं, ग्रोइंग ईयर्स के लोग हैं, एडोलेसेंट्स, वो कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि कलेजी में विटामिन ए मौजूद है, जो प्रेगनेंसी में अगर फीमेल्स लेती हैं तो वो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। विटामिन ए की ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो प्रेगनेंसी में थोड़ी खतरनाक होती है। सो प्रेग्नेंट फीमेल्स विटामिन ए कलेजी के थ्रू ना लें आयरन, वो किसी और सोर्स से ले सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे गोश्त है हमारे पास, रेड मीट है, वाइट मीट है, फिश है, अंडा है, ये सब आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग मैंने बात की कॉम्बिनेशन, हम ऐसे कॉम्बिनेशंस लेते हैं जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अब जैसे मैंने बताया अंडे में भी आयरन है, चिकन में भी आयरन है, रेड मीट में भी आयरन है। नाश्ते में बहुत से लोग कबाब या अंडा लेते हैं और साथ में चाय ले लेते हैं। ये चीज़ खराब है। चाय के अंदर कैफीन है जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। सो आपने देखा, आपने आयरन कंज्यूम भी की, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन ले लिया जो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। सो अगर नाश्ते में, जैसे आजकल सर्दियाँ आ गई हैं, अगर आप लोग अंडा ले रहे हैं या मीट ले रहे हैं, कबाब ले रहे हैं, आप साथ ऑरेंज अगर लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ऑरेंज में विटामिन सी है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। सो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम जितनी आयरन ले रहे हैं उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। तो चाय में कितना गैप होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। गैप हमारे पास 2 to 3 आवर्स का होना चाहिए कि अगर आपने 8 बजे नाश्ता लिया तो चाहे आप 11-12 बजे लें। कहते हैं नाश्ते के साथ ही चाय हो, नाश्ते के साथ ही गले से उतरता ही नहीं वैसे तो। हाँ। अच्छा, लेकिन ज़ोहा आपने एचपी की बात की, तो एचपी लेवल कितना होना चाहिए कि हमें हो कि इस आगे इस वाली इसकी जो रेशो आ गई है, इससे हमें जो नीचे हो जाएगा तो अलार्मिंग है? अच्छा, हर एक वैसे लैब की अपनी एक प्रोफाइल होती है, ठीक है, कि किसी का कुछ प्रोफाइल है, किसी कुछ, लेकिन बेसिकली 12 to 16 एक नॉर्मल रेशो में हम लेते हैं। अगर 12 से किसी का कम है तो वो अपने आप को समझ ले कि वो आयरन डेफिशिएंट है, और किसी का अगर 12 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो ठीक है, उसको इतनी ज़्यादा टेंशन की फिक्र की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा ज़ोहा, हम ये भी बताएं कि हम ख़वातीन की ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्या मर्द ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है आयरन की कमी से? क्या वजह है? वैसे तो मर्द गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं शायद इस वजह से भी, लेकिन बच्चों का भी बता दें और मर्द हज़रात के लिए भी बता दें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं खुद एक सर्वे देख रही थी, पाकिस्तान का नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, उसमें ये आया कि फीमेल्स में आयरन की कमी जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर दी गई है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने आयरन लेवल्स को देखें। आपको देखें कि टीनेजर्स में लड़कियाँ, बच्चियाँ इस चीज़ पर कंसर्न होती हैं कि आयरन की कमी ना हो जाए, और मेल्स को हम फोकस नहीं करते। सो अब ये है कि उस सर्वे के अकॉर्डिंग है कि मेल्स जो हैं वो डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं और फीमेल्स जो हैं वो डेफिशिएंसी से निकल आई हैं। सो ये चीज़ जब हम लोग रिसर्च पेपर्स देखते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो वहाँ से पता चलता है, क्योंकि कंसेप्ट है ना कि फीमेल्स में आयरन की कमी है, मेल्स में नहीं हो सकती। सो मेल्स अब डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं और फीमेल्स उससे रिकवर कर गई हैं। सो अब यहाँ पर जैसे मैं स्टार्टिंग में बात करी थी कि एनिमल सोर्सेज भी आयरन हमें मिल जाता है और वेजिटेरियन सोर्सेज से भी मिल जाता है। सो दोनों चीज़ों की कंजम्पशन करनी बहुत ज़रूरी है। अब अगर कोई वेजिटेरियन है जो आयरन एनिमल सोर्सेज से नहीं खा सकता, वो साग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन का एक ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। लेकिन अगेन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो आयरन को विटामिन सी के साथ इस्तेमाल करें, कैल्शियम के साथ और कैफीन के साथ आयरन का इस्तेमाल नहीं करना। अब जैसे बहुत से लोग पालक के साथ दही की चटनी बना लेते हैं, ठीक है। सो साग के साथ भी अगर कोई लस्सी कंज्यूम करे, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर है जिसमें दूध का इस्तेमाल है, वो ना करें, क्योंकि आयरन और कैल्शियम इकट्ठे एब्जॉर्ब नहीं होते। तो आपने ध्यान रखना कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे चिकन के साथ हम रायता ले लेते हैं, तो वो नहीं लेना, वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। हम लोग तो फिर कॉम्बिनेशन ही खराब कर देते हैं, इसीलिए तो कमी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें अंदाजा ही नहीं है। सो कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। अदर देन प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, आयरन हमें बहुत छोटी जो हर्ब्स हैं वहाँ से मिल जाते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी की भी। जैसे आप बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चों में भी आयरन की कमी हो जाती है, सो बच्चों को मैं वैसे भी सनफ्लावर सीड्स सुबह नहार मुँह जरूर रिकमेंड करती हूँ। एक तो ये हेल्दी वेट की तरफ लेकर जाते हैं बच्चों को, और आयरन की कमी उनके अंदर किस उम्र के बच्चे हैं वो भी बता दें। अच्छा, उम्र ये है कि
13 साल की उम्र तक आप बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद भी आप बच्चों पे डिपेंड करते हैं ना कि अगर बहुत से बच्चे जैसे ओबीज हो जाते हैं आजकल, जैसे बहुत से सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा चल पड़ा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है, तो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना ओबीज है, क्या उसका वेट है। अगर तो अंडर वेट है तो वहाँ पर हम सनफ्लावर सीड्स देते हैं, अगर नॉर्मल वेट है तब भी देते हैं, लेकिन अगर ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तब नहीं देते हैं, या पोर्शन कंट्रोल करके देते हैं। तो बच्चों को सनफ्लावर सीड्स दें, रेजिन्स दें, किशमिश जिसको हम कहते हैं, अखरोट दें, एप्रिकॉट्स दें, ये आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं। अखरोट मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि वो वेट को बढ़ाने में रोल प्ले करता है। आयरन का एक अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन वेट गेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब बच्चे का वेट अच्छा होता है तो वहाँ पर इम्यूनिटी उसकी ठीक रहती है और वो बाकी चीज़ों की डिफिशियंसी की तरफ जाने से भी रुक जाता है। बिल्कुल ठीक है ज़ोहा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान हिस्सा बनी और हमें बता रही थी कि अब मर्द हज़रात भी थोड़े से जो हैं चुकन्ने हो जाएं, क्योंकि ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है और अपने टेस्ट करवाती रही हैं और अपने आयरन लेवल चेक करती रही हैं। अब आप लोगों ने भी करना है, क्योंकि अब आप लोग डेफिशिएंसी की तरफ हैं और आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे होते, और फिर जो कॉम्बिनेशंस हमारे ख़राब है वो तो होते होते ठीक होंगे, क्योंकि हमें रायता तो साथ चाहिए ही चाहिए अगर हम मीट ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करें। कढ़ाई बनाई, कढ़ाई के साथ रायता नहीं होगा, हम कहते हैं कढ़ाई के साथ तो मज़ा ही नहीं आ रहा ना, तो फिर ये हमारे कॉम्बिनेशन जो है वो इतने ख़राब है, तो हमारी फिर एक शख्स ने, एक खातून ने बहुत अच्छी कढ़ाई बनाई हो, लेकिन उसके बाद साथ रायता अगर तैयार नहीं है तो वो सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। रायता नहीं है बस, फिर वो उधर से ना नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि हमें कॉम्बिनेशन को बेहतर करना है, अपनी जो ये चीज़ें हैं, जैसे स्क्रीनिंग की बात की थी, तो स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा लाजमी हमें करानी भी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे में किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। और अब हम आपको लेके चलेंगे सहराए चोलिस्तान, जहाँ पर लाखों बाशिंदे जो हैं वो रिहाइश पजीर है, जिनके लिए सबसे बड़ा मसला पानी का है। हाँ जी, हम इधर आयरन की बात कर रहे हैं, हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, और साफ़ पानी जो है वही मैसर नहीं है लोगों को। पानी की कमी के बायस खुश्क साली के ख़तरात मंडला रहे हैं और इंसान और बेजुबान जानवर पानी के कतरे कतरे को वहाँ तरस रहे हैं। चोलिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अवान, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी अमजद, बता कि चोलिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है पानी की, और मकामी आबादी को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, चोलिस्तान में इस वक्त पानी की सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक हो चुकी है। बारिशें न होने की वजह से टोबा जात के अंदर जो है वो पानी ख़त्म हो चुका है। चोलिस्तान में अगर हम बात करें टोबा जात की, तो 1700 से ज़ायद टोबे मौजूद हैं चोलिस्तान में, जिनमें से बेशतर जो हैं वो टोबे खुश्क हो चुके हैं। चोलिस्तानी जो है वो अपने जो इलाके हैं उनसे नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हम लोग नकल मकानी इसलिए कर गए हैं कि यहाँ पे एक तो प्रॉपरली पानी नहीं, क्योंकि सिलट से भर चुके हैं ये टोबे, इनकी गुज़श्ता 3-4 साल से कोई भल सफाई नहीं हुई, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। और इसके अलावा ये जो हमें पाइपलाइंस गवर्नमेंट ने दी हुई हैं वो भी महकमा के अदम दिलचस्पी या कह लें या ना फंड्स की ना दस्तयाबी की वजह से कोई भी रीज़न है कि वो जगह जगह से लीक हैं जिनको रिपेयर नहीं किया जा रहा, और अपनी वो जो शेड्स हैं वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा। जी बिल्कुल, इनका कहना है जो सबसे बड़ी वजह है इन टोबा जात की भल सफाई नहीं की गई। इनका यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो पंजाब हुकूमत नोटिस ले और इन तमाम टोबा जात की भल सफाई की जाए, ताकि बारिशें होने के बाद जो है वो काफ़ी मिकदार में पानी स्टोर हो सके और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजार सकें। जी ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे जो पानी का मसला है। आप आगे बढ़ेंगे और इस वक्त मैच जारी है, पहला टेस्ट मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उसका दूसरा रोज़ है। पहला रोज़ आगाज़ बेहतरीन था पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद क्या ही कम बैक किया बांग्लादेश के दोनों बैट्समैन। एक्सपेक्ट नहीं किया जा था कि जिस तरह से हम लोग मतलब सब भी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की जो टीम है वो इतनी टेस्ट में इतनी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पाकिस्तान से आगे नहीं, लेकिन जैसे कम बैक किया उन्होंने, और मैं कहती हूँ हमजा कि जैसे उन्होंने 4 खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हो गए, 49 पे आउट हो गए एग्जैक्टली, और उस पर हालांकि टीम में एक प्रेशर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो प्रेशर हमें दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद 206 रन की पार्टनरशिप लगी है, 255 पर 5वीं विकेट गिरी है, और मुशफिकुर रहीम 91 रन बना सके, लिटन दास, जितनी दोनों की तारीफ की जाए वो कम है। अब 315 पर 8 खिलाड़ी इस वक्त आउट हैं, तो इस वक्त विकेट कैसा बिहेवियर विकेट का है, कैसा लग रहा है बॉलर्स को वहाँ पर और बैटर्स को वहाँ पर कैसा लग रहा है, ये एक्चुअली टर्म चेंज कर दिया ना आईसीसी ने, तो हमारे ज़ुबानों पर बैट्समैन ही चढ़ा हुआ है। बात करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये कल 4 विकेटें बड़ी जल्दी गिर गई, लग रहा था कि शायद 100-150 के अंदर आउट कर लेंगे, बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप लग गई, आज भी जल्दी विकेटें गिर गई हैं, विकेट कैसी है सर? देखिए जिस तरीके से आज भी कल भी सुबह के सेशन में हमजा
4 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की। आज भी पहले सेशन में चूंकि गेंद सीम और स्विंग हो रहा था तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने विकेटें हासिल की। आज हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 1 विकेट आज फहीम अशरफ ने और 1 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की। तो इससे ये साबित होता है कि सुबह के वक्त जब पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो पहले सेक्शन में मीडियम पेसर्स जो हैं वो कामयाब साबित होते हैं, और आज भी यही हुआ कल की तरह। हालांकि कल 49 रन पे 4 विकेटें गिरने के बाद जिस तरह से 206 रन की पार्टनरशिप हुई कल दूसरे सेशन में, और तीसरे सेशन में कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके पाकिस्तानी बॉलर्स। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज बॉलिंग की है इस सेशन में, मैं समझता हूँ हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और अभी 319 रन हैं, 8 विकेटें। मेहदी हसन मिराज जो है वो क्रीज पर मौजूद है, वो जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन आज मुशफिकुर रहीम अपनी 8वीं टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल न कर सके, 91 रन पर वो आउट हुए और कॉट बिहाइंड हुए। फहीम अशरफ की गेंद पर उन्होंने अगरचे रिव्यू भी लिया। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश खासी बेहतर पोजीशन में आ गया है हमजा कल के मुकाबले में। कल जब 49 पे 4 आउट हो गए थे तो हम समझ रहे थे बहुत जल्दी इनकी इनिंग जो है वो लिपट जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा मिर्जा साहब, लेकिन अगर हम 4th ईयर तक देखें तो विकेट्स की क्या कंडीशन होगी, और सेकेंडली ये कि जिस तरह से कल हम अगर कल वाले दिन की बात करें तो हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लिया, तो हम उस प्रेशर को दोबारा क्यों नहीं मेंटेन कर सके? हमने तो मतलब देखा कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त कमबैक कर दिया। फिर मेरे ख्याल में इतना बॉलर्स की भी हमारे जो सिलेक्शन था वो दुरुस्त नहीं था। साजिद खान जो ऑफ स्पिनर हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें ली थी, अब आप देखें वो 28 साल के नजर तो नहीं आते, हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन वो 28 साल के हैं और वो जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, अगरचे कल उन्होंने 1 विकेट ली लेकिन वो इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं थी। नोमान अली भी इतने नहीं चले, हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कराची टेस्ट में अपने पहले ही टेस्ट मैच में 5 विकेटें ली थी। तो मैं समझता हूँ बॉलर्स के इंतखाब में थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ हुई है। मोहम्मद अब्बास ज्यादा बेहतर साबित हो सकते थे यहाँ इस विकेट पर, और जाहिद महमूद जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर हमेशा से जो है वो सक्सेसफुल रहा है। और आप देखें हमजा पहले दिन से कल गेंद ब्रेक होना शुरू हुआ था, कल टर्न हो रहा था गेंद, लेकिन जो विकेट की बात की इकरा ने ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम चिटागोंग की, इस विकेट के बारे में क्यूरेटर का ये कहना है शिव कुमार का कि ये विकेट जो है वो 5 दिन तक चलेगी, डिटीरियोरेट नहीं होगी, खराब नहीं होगी। तो मैं, और आपको याद होगा जो आखिरी मरतबा जो वेस्ट इंडीज ने यहाँ 395 रन का हदफ अबूर किया था चेस करते हुए, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि 4th इनिंग्स में जो है वो विकेट वैसी रहती है। तो मैं समझता हूँ अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। पाकिस्तान को 4थी इनिंग्स खेलनी है, लेकिन जो सूरत हाल हौसला अफजा है वो ये कि विकेट इतनी खराब नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से मिर्जा साहब आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पर लेग स्पिनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने 2 स्पिनर डाले हुए हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर एक आपने डाल लिया, और साथ जिस तरह से नुमान का आप जिक्र करें स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं वो, तो लेग स्पिनर तो हमेशा से हमारे लिए फ़ायदा मंद रहा है, हमारी जगह भी रही है, और हमें अच्छा भी वही लगता है कि लेग स्पिनर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। कि ये कोताही, ये कप्तान की कोताही आपको लग रही है, क्योंकि सकलैन मुश्ताक वहाँ पर मौजूद हैं, वो बेहतर तरीके से वहाँ पर फैसला कर सकते थे कि क्या होना चाहिए था। हमजा सकलैन बड़े सीजन कैंपेनर है, वो इंग्लैंड के वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलिंग कोच रह चुके हैं, उनसे ज्यादा कौन जानता होगा स्पिन बॉलिंग को। लेकिन लगता ही है कि उनका थोड़ा सा टिल्ट जो था वो ऑफ स्पिनर की तरफ था, क्योंकि वो खुद भी ऑफ स्पिनर रहे हैं। तो साजिद खान को उन्होंने जो है वो प्रेफरेंस दी है। हालांकि मेरे ख्याल में वैरायटी आती है अगर लेग स्पिनर, क्योंकि जाहिद महमूद इतना अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, तकरीबन 9-10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वो तीनों फॉर्मेट में आउट कर रहे हैं, तो उनको लेके घूम रहे हैं। पहले उनको T20 टीम में डाल दिया, हालांकि वो टेस्ट के ज्यादा अच्छे, T20 भी उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। अब वो टेस्ट के इंतजार में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले टेस्ट में शायद टीम मैनेजमेंट को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और अगले टेस्ट मैच में उन्हें मौका देना चाहिए। मेरे साथ फवाद आलम बॉलिंग नहीं कर सकते, उनसे ओवर नहीं करवाया गया? फवाद आलम ने काफी अर्सा पहले बॉलिंग हमजा छोड़ दी, हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और जब ये मुझे अच्छी तरह से याद है, ये छोटे से होते थे अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पे जाया करते थे मैचेस देखने,
इनके वालिद तारिक आलम जो है वो पाकिस्तान के फॉर्मर मतलब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं और वो साइड मैचेस भी खेले, भारत की टीम के खिलाफ भी खेले, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। तो इनके अब्बा ऑफ स्पिन करते थे, ये लेफ्ट आर्म करते थे। लगता है इन्होंने बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है और साथ ही साथ ड्रामों पे तवज्जो देना भी शुरू कर दिया। आपने देखा होगा एक ड्रामे का टीजर अदाकारी भी की है फवाद आलम ने। अदाकार बनेंगे वो क्रिकेट छोड़कर, मुझे लग रहा है। चले काफी अर्सा 10 साल बाहर रहे हैं सर, वो कुछ और टैलेंट ढूंढ ही रहे होंगे। हाँ, लेकिन मोहम्मद आमिर की भी बात कर लेते हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर इज्जत से टीम में मैं वापसी जाता हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मतलब जो है मेरे से राब्ता पीसीबी करता है तो फिर मैं रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने के बारे में सोच सकता हूँ। इस पर क्या कहेंगे सर? उमर अकमल पे भी कमेंट कर दीजिएगा, दोनों को इकट्ठा कमेंट कर दीजिए। पहले आमिर को कहूँ वो इज्जत से, उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार के साथ जो खेल खेला, इंग्लैंड में वो सलाखों के पीछे गए, उस वक्त उन्हें इज्जत का ख्याल नहीं था, मुल्क की इज्जत का ख्याल नहीं था, उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल है। हैरत की बात है। आप देखें कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितना फेवर किया हमजा, कि वो उनका वीजा नहीं लग सकता था अगर आप इंग्लैंड में सजा काट के आए। इंग्लैंड गए, वो न्यूजीलैंड गए, दुबई गए, हर जगह गए और अब वो डिक्टेट कराने टर्म्स क्रिकेट बोर्ड से वो बड़े नहीं है। वो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से उनकी शनाख्त है। गुज्जर खान के से कुछ दूर एक गांव है, उस गांव से वो आए, बड़ा टैलेंट था, लेकिन उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टर्म्स डिक्टेट नहीं करानी चाहिए कि मैं ये कहेगा तो आ जाऊंगा। शाहीन शाह अफरीदी आ गए और भी नौजवान फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, अब्बास है मौजूद, उसके अलावा हसन अली है, फहीम अशरफ है, हसनैन है, बेशुमार नसीम शाह है, बेशुमार फास्ट बॉलर्स आ गए। तो मेरे ख्याल में अब आमिर की जरूरत नहीं। दूसरे जी दहानी है, दहानी को तो मैं भूल गया, जी हाँ शाहनवाज दहानी है। और इसके अलावा अगर आप उमर अकमल की बात करते हैं हमजा, तो उमर अकमल तो अभी अमेरिका की सैर कर रहे हैं, डोमेस्टिक सीजन में भी वो नहीं खेले और जिस तरीके से उनका कैरियर, इतने टैलेंटेड खिलाड़ी थे कि अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में 2009 में उन्होंने न्यूजीलैंड में सेंचुरी स्कोर की और उससे पहले वो अपने कैरियर के दूसरे ही वनडे में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके थे। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बजाय पैर कुल्हाड़ी पर मार लिए, जिसकी वजह से उनका कैरियर जो है वो इस तरह से अफसोसनाक अंदाज से डामाडोल होता है। अभी आ रहा था कि शायद डोमेस्टिक खेलने की पीसीबी ने इजाजत दे दी है उनको, कायदे आजम ट्रॉफी खेलेंगे वो, तो इस वक्त कमबैक आपको लगता है उमर का हो सकता है? जी, डोमेस्टिक अगर वो खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। आप देखें 2013 जो 17 की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें उनको वापस भेज दिया था मिकी आर्सन ने, याद होगा के फिटनेस का मसला था। तो मेरे ख्याल में उमर अकमल में टैलेंट बहुत है, अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। बिल्कुल ठीक है, टैलेंट बहुत है, अपने टैलेंट को ठीक तरीके से यूटिलाइज करें तो फिर ही पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह से आप बात कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।